नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस पे आने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में काफी ऑर्गन्स जो रहते हैं उनमें एक म्यूकस नाम का पदार्थ सीक्रेट होता है जो कि उसे मॉइस्ट रखने का काम करता है, उसके मूवमेंट को फ्रीली रखता है और उसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है एक प्रकार का लेयर जो हमारे स्किन में है, और ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है स्टैंडिंग में, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और उसके ऊपर जो मैंने रेड दिखाया है वो है म्यूकस जो सीक्रेशन होता है, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ। एग्जाम्पल जैसे आप नोज का उदाहरण ले सकते हैं कि ये हमारा लेयर जो है नोज का, वही मैंने आपको बताया है। अंदर जो हेयर लाइन स्ट्रक्चर है उसे सीलिया कहा जाता है, और जो म्यूकस हमारा निकलता है जैसे हम लोग नाक साफ करते हुए देखते हैं तो वो जो म्यूकस रहता है वो इस तरीके से वहां पे सिक्रेशन होता है। ये जो म्यूकस रहता है इसकी एक डेंसिटी रहती है, इसका जो एक गाढ़ापन डिसाइडेड रहता है जो कि हमारे बॉडी में बैलेंस किया जाता है एक प्रकार के जीन्स के द्वारा जिसका नाम है CFTR यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर जीन। इसके द्वारा इसकी जो विस्कोसिटी है वो बैलेंस की जाती है जो कि हमारे शरीर में फ्लूइड और सॉल्ट इसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी एक निर्धारित रूप से हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे इसको डस्ट में कन्वर्ट होते हैं, डस्ट लगता है या फिर कोई फ्री रेडिकल से अगर ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं ये म्यूकस, फिर इसे हम लोग साफ करते हैं या फिर हमारी बॉडी उसे बाहर निकालने का काम करती है। ये एक सिंपल सिस्टम है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो लेयर है इसमें जो एक म्यूकस है जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये इसकी एक विस्कोसिटी का एक लेवल है, ठीक है, यहाँ तक वो रहता है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये इतना बढ़ जाता है कि ये 80 to 90% जो ट्रैक रहता है उसे ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से काफी शरीर में नुकसान होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस मेनली कुछ ऑर्गन्स पे ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि लंग्स आता है, पैंक्रिया, इंटेस्टाइन, लीवर और सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ये लंग्स, पैंक्रिया और इंटेस्टाइन पे ज्यादा इसका अफेक्ट रहता है। लिवर और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये काफी सीवियर जब कंडीशन हो जाती है तब देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि ये जो हम देखते हैं कि लंग्स का है, तो लंग्स में हम जब से ये सांस लेते हैं तो इसके सांस के साथ साथ डस्ट, इम्प्योरिटीज वगैरह भी आती हैं। तो ये जो म्यूकस है ये म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे बाहर निकालने का काम करता है। धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल्स अपने पास स्टोर करके, मतलब अपने इसमें लेयर में चिपका के ये एक डर्टी म्यूकस बन जाता है जिससे बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर ये जो लंग्स का ट्रैक है, ये ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंकियोल, जो ये ट्रैक रहता है लंग्स का, इसमें अगर ये इस तरीके से जाम हो जाएगा, इस तरीके से ज्यादा म्यूकस जमा हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रिया अपने पेंक्रियाटिक जूस यानी कि अमाइलेज, लाइपेज जो रहते हैं जो कि ऑयली फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो ये क्या करता है, ये जब पेंक्रियाज से जो पेंक्रियाटिक डक्ट रहते हैं जिसके द्वारा पेंक्रियाटिक जूस में से जो अमाइलेज, लाइपेज हैं वो इंटेस्टाइन में आते हैं ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ये इस पेंक्रियाटिक डक्ट जो ट्रैक रहता है, ये इस तरीके जो ट्रैक रहता है डक्ट, इस ट्रैक में जाके ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसकी जो म्यूकस की क्वांटिटी जो है वो सीक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन रहता है, इंटेस्टाइन में भी सीलिया नाम के हेयर लाइन स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि फूड को आगे मूव करने में, और जो म्यूकस इसके ऊपर लगा हुआ रहता है उसको सॉफ्ट रखता है ताकि कब्जी ना हो और वो स्किन ड्राई होने से प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये म्यूकस और सीलिया दोनों हेल्प करते हैं फूड को आगे बढ़ने के लिए। पर यहाँ पे भी अगर म्यूकस ज्यादा बढ़ जाएगा तो तकलीफ क्या होती है, आगे मूवमेंट ना होने की वजह से कब्जी या फिर जो फूड है वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता है, पाचन नहीं हो पाता है। सेम थिंग लिवर में होता है और सेम और सेक्स ऑर्गन्स में भी होता है। सेक्स ऑर्गन्स में जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है या फिर जो वजाइनल या पेनिस के अंदर के जो ट्रैक रहते हैं वो एक म्यूकस से अपने एक मॉइस्ट बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। पर ये अगर ज्यादा हो जाती है तो सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, और सही तरीके से ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं और इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है।
अब ये किस तरीके से होता है, मान लीजिए जो कैरियर पेरेंट्स हैं, मतलब ऐसे माता पिता जो कि माइनर कहलाए जाते हैं इस कंडीशन में, उन माता पिता में से अगर ये बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो चांसेस क्या क्या हैं, तो 25% चांसेस हैं कि बच्चे को अफेक्ट नहीं होगा, 50% चांसेस हैं कि बच्चे जो है वो कैरियर बनेंगे मतलब माइनर बनेंगे, और 25% चांसेस है कि वो अफेक्टेड रहेंगे या फिर जिसे हम कहते हैं कि मेजर सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट वो बन के रहेंगे। अब ये होता कैसे है कि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर जीन यानी कि CFTR जो है वो एक जीन माता से मिलता है, एक जीन पिता से मिलता है। इनमें डिफेक्ट होने की वजह से, इनमें म्यूटेशन होने की वजह से ये चेंजेस जो हैं वो बच्चे में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो नुकसान है वो सहन करना पड़ता है। ये जेनेटिकली जो है कंडीशन एक बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है और ये बचपन से ही एक बच्चे के अंदर ये रहती है। कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को बचपन से ही देखने को मिलती हैं, 2 साल के अंदर से ही उसे देखने की जो कॉम्प्लिकेशन से ही देख सकता है, एक बच्चे में हम लोग देख सकते हैं। डायग्नोसिस इसकी किस तरह से कर सकते हैं, तो एक ब्लड टेस्ट के द्वारा जो IRT यानी कि इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन का मात्रा हमारे शरीर में देखी जाती है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये डिटेक्ट करने में हमें आसानी जाती है। साथ ही DNA टेस्टिंग भी करवाई जाती है और स्वेट टेस्टिंग भी की जाती है। स्वेट टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स रहते हैं उनमें नमक और जो फ्लूइड का बैलेंस है वो बिगड़ जाने की वजह से इधर फ्लूइड ज्यादा जमा हो जाता है, मतलब म्यूकस ज्यादा जमा हो जाता है, और स्किन के बाहर जो पसीना निकलता है उसमें नमक ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होने की वजह से इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो अगर स्वेट टेस्टिंग में अगर नमक की मात्रा ज्यादा देखी जाती है या फिर IRT की परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी रीडिंग ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये कंक्लूजन पे आने के लिए हेल्प करते हैं कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। अब होता क्या है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उसको सिम्टम्स को हम लोग सिर्फ कवर कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब सांस लेने में अगर तकलीफ जा रही है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ गए हैं, तो उसमें से तकलीफ होगी, सांस नहीं ले पाएगा, इंसान का दम घुट जाएगा, वो मर भी सकता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो नेजल के जो स्प्रेज रहते हैं वो इसका इस्तेमाल करके इसको डायलेट करके इसके ट्रैक को क्लियर किया जा सकता है। जो बलगम जमा हो जाता है, जो म्यूकस ज्यादा जमा हो जाता है, उसे पतला करने की कुछ मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो शरीर से बाहर रहे, या फिर उसकी जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है उसे कम किया जा सकता है। ये एक मेडिकेशन दी जा सकती है। पैंक्रियाटिक जूस में अगर वो पैंक्रियाज अपने इंटेस्टाइन में ना जाते हैं तो ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, पेट में काफी ज्यादा तकलीफ होंगी, मूवमेंट नहीं हो पाएंगी, पचन नहीं हो पाएगा और एक इंसान का जो सेहत है वो बिगड़ती रहेगी। तो इससे पैंक्रियाटिक जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं, वो बाहर से दी जाती हैं ताकि ये जो फूड है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो सके। कुछ देखते हैं कि लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं ताकि अगर जो कब्जी हो गई है, इंटेस्टाइन्स में अगर तकलीफ हो रही है, जो फूड मूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर जो फीकल मटेरियल बाहर नहीं निकल रहा है, तो लैक्सेटिव के द्वारा उसे हेल्प करके इसे बाहर निकाला जाता है। लीवर में भी कुछ चीजें जो है वो सप्लाई की जाती हैं, कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जिसकी वजह से लीवर एक हेल्दी किया जाता है, कुछ ट्रीटमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। सेक्स ऑर्गन में कुछ जो है अभी तक कंक्लूजन आया नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ सर्जरीज करके जिसे जो है निकाला जाता है, साफ किया जाता है, कुछ मेडिकेशन के द्वारा ही उसे ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मतलब जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स को कवर किया जाता है। 100% इस पे अभी तक दवाइयां अवेलेबल नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।